हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारियों में जोर शोर से लगे होंगे। डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को जो एजुकेशन का सेकंड पेपर है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, और पहला पेपर जो है बाल विकास की अवस्थाएं और अवधारणाएं, इन सभी का सिलेबस और प्रीवियस ईयर आए हुए प्रश्न वो सब मैं पहले के वीडियोस में करा चुकी हूँ। आज वैसे तो इसमें जो सिलेबस है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है, क्योंकि ये पेपर ही दोनों जो है एजुकेशन के वो 50 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? 50 नंबर के। दोनों ही पेपर एजुकेशन के 50-50 नंबर के होते हैं, चाहे वो सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट वाला होता है, बाल विकास वाला होता है, या फिर ये लर्निंग वाला होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही जो आपके पेपर हैं ये 50-50 नंबर के हैं और इनका सिलेबस अच्छा ठीक ठाक बड़ा है। लेकिन एक अच्छी बात और ये खासियत ये है कि जो एजुकेशन के डीएलएड में आपके हर चारों सेमेस्टर में पर 4 सेमेस्टर होते हैं आपके, पर सेमेस्टर में जो 2 पेपर होते हैं, यानी कि आपके 8 पेपर किसके हो गए? केवल एजुकेशन से संबंधित हो गए। किसके? शिक्षा शास्त्र या एजुकेशन से संबंधित जो होते हैं, उन्हीं 8 पेपरों का जो सिलेबस है वो पूरा पूरा सिलेबस आपके यूपीटीटी, सी टेट, बी टेट यानी कि जो बिहार का होता है, बीएस टेट करके, हरियाणा टेट, कहीं का भी टेट हो, कहीं का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, अगर टीचिंग से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम होता है तो ये जो सिलेबस आपका डीएलएड में दिया हुआ है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाता है और यही सारा सब पूरा कवर कर लेता है आपका। तो जो डीएलएड में अगर आपने एजुकेशन के चारों पेपर को अच्छे से पढ़ा है, डीपली पढ़ा है, तो टेट पास करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और आप अभी देख पा रहे होंगे कि जैसा कि जनवरी में अभी डेट आई हुई है, जनवरी 2026 में आपकी 26 या 28 जनवरी को आपका टेट का पेपर लगा हुआ है। एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा, 26 या 28 जनवरी 2026 को आपका यूपी टेट का पेपर लगा हुआ है। तो जो टेट का सिलेबस है और जो आपका यूपी डीएलएड का सिलेबस है, यूपी क्या कहीं का भी डीएलएड का सिलेबस है, वो पूरा सेम टू सेम है। तो मैंने आज लघु उत्तरीय प्रश्न इसलिए उठाए हैं जिनको आप कहते हो शॉर्ट प्रश्न, जो कि 2 नंबर का शॉर्ट आता है। अगर शॉर्ट प्रश्न को मैं थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ा दूँ, थ्योरी प्लस आपके कॉन्सेप्ट जो होता है ना उसको समझा दूंगी, तो आप वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव इन दोनों ही प्रश्नों को आप आसानी से टैकल कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले आपको लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके शॉर्ट प्रश्न आते हैं उनको समझाते हुए चलें, तो आप आसानी से उनको कर लेंगे। तो इसका सिलेबस मैंने बता दिया है आपको, पहले वीडियोस में आपका पढ़ा है, प्रीवियस ईयर पढ़े हैं, और आज शुरू करते हैं। ये बाल्य अधिगम सीरीज मैंने शुरू करी है और ये सीरीज आपकी जब तक पूरा सिलेबस नहीं हो जाएगा हर सब्जेक्ट का, तब तक ये कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, तो आप इस जो बच्चे सी टेट की, यूपी टेट की या बिहार टेट में भी फॉर्म आया हुआ है, बिहार टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, वो उनके लिए ये सीरीज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और वो आसानी से इन चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो शिक्षण अधिगम का सिद्धांत, जो आपके पेपर का नाम है, क्या नाम है आपके? शिक्षण अधिगम का सिद्धांत। पहला पेपर क्या है आपका? बुक का क्या नाम है, यानी कि जो पेपर है आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो पहले आप नाम समझ लीजिए, शिक्षण अधिगम क्या होते हैं? शिक्षण का मतलब आपको पता है टीचिंग, अधिगम का मीन्स होता है लर्निंग, टीचिंग, लर्निंग। शिक्षण का मतलब टीचिंग और अधिगम का मतलब होता है सीखना या लर्निंग। तो जो इनके प्रिंसिपल्स हैं, जो इनके सिद्धांत हैं, वो कौन कौन से होते हैं? शिक्षण अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? तो इसी में आपका जो फर्स्ट यूनिट में
आपका है शिक्षण अधिगम का अर्थ क्या होता है, उद्देश्य क्या है, संप्रेषण क्या है ना, शिक्षण के सिद्धांत कौन से होते हैं, शिक्षण के सूत्र कौन से होते हैं, शिक्षण प्रविधियां क्या होती हैं, नवीन शिक्षण विधाएं क्या होती हैं, विधाएं यानी कि अप्रोच यानी कि उपागम, ये सारी चीजें पढ़ाएंगे। लेकिन अभी ये पहला प्रश्न आपका आया हुआ है, सूक्ष्म शिक्षण का सोपान क्या है। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण सोपान क्या है, या फिर सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, माइक्रो टीचिंग क्या होती है। एक होता है, आपने इंग्लिश के दो शब्द सुने होंगे, एक होता है मैक्रो, मैक्रो सुना होगा आपने, और एक होता है माइक्रो। ये दोनों एक तरीके से अपोजिट वर्ड होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, अपोजिट वर्ड होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है छोटा या छोटी, जो छोटी चीज होती है, और मैक्रो का मतलब होता है बड़ी चीज, है ना। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे छोटी चीज कैसे लगाएंगे, यहाँ पे जो टीचिंग का क्लास होता है, जो आपकी क्लास होती है, वो आपको कैसे करनी है, वो माइक्रो टीचिंग करनी है। यानी कि आप जो पढ़ाओगे उसका टाइम ड्यूरेशन जो हो वो फिक्स होना चाहिए, वो कम होना चाहिए, और उस कम समय में आप पूरा बच्चे को आउटपुट दे सकें, जो आपने टॉपिक लिया है वो पूरा उस बच्चे को पढ़ा सकें, या जो आप जिस क्लास में पढ़ा रहे हो वो आप विद इन 36 मिनट, जो माइक्रो टीचिंग होती है, जो क्लास होता है माइक्रो टीचिंग का, एक पीरियड जो क्लास होता है बच्चों का, उसमें आपको सिर्फ 36 मिनट मिलते हैं। यानी कि माइक्रो टीचिंग का मतलब होता है कि आप 36 मिनट में पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो आपने टॉपिक लिया है, उसको आपको बच्चे को पढ़ाना है। उसके टाइप होते हैं उसमें, फिर ये जो 36 मिनट होते हैं ये भी डिवाइड होते हैं, पर ईच इसमें होते हैं 6 सोपान, यानी कि जिसे कहते हैं 6 चक्र होते हैं। चक्र का मतलब टाइप हो गया। आपको पहले क्या करना है, पहले ये देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ये कितने हो गए, 6। तो ये जो 6 सेक्शन होते हैं, कितने हो गए, 6 सेक्शन होते हैं। टोटल मैंने कितने बताया, टोटल मैंने बताया 36 मिनट। आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट बताना है, जो आपको पूरा टॉपिक पढ़ाना है, वो कितनी मिनट में पढ़ाना है, वो कितने मिनट में पढ़ाना है, 36 मिनट में टोटल, ठीक है। अब 36 को आपको डिवाइड कर देना है 6 जगह। तो जब 6 जगह डिवाइड कर दोगे तो जो पर यानी कि ईच जो सेगमेंट है आपका, जो भाग है, उसके लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, उसके लिए आपको 6 मिनट मिलेगा। हर एक सेगमेंट को पूरा करने के लिए आपको कितना मिनट मिलेगा, 6 मिनट। आपको पाठ योजना बनानी है, ठीक है, जिसको कहते हो आप लेसन प्लान। फिर आपको 6 मिनट यानी कि 6 मिनट में उसको क्या करना है, पढ़ाना है। क्या करना है, पढ़ाना है। हर सेगमेंट कितने मिनट का होगा, 6 मिनट का, ठीक है। ये प्रतिपुष्टि होता है, यानी कि फीडबैक। फीडबैक होता है जैसे आपने बच्चे को कुछ पढ़ाया, ठीक है, सपोज आपने बच्चे को पढ़ाया प्लांट, ठीक है, पौधा पढ़ाया, पौधा क्या होता है, ठीक, या सजीव और निर्जीव पढ़ाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, सजीव और निर्जीव का टॉपिक आपने पढ़ाया बच्चे को, आपने फिर उस क्या करना है, पहले तो आपने अपना लेसन प्लान बनाया 6 मिनट में, उसको कैसे करना है। फिर आपने 6 मिनट में अपना जो आपको व्याख्यान करना था, जो पढ़ाना था बच्चे को, वो पढ़ाया आपने। उसके बाद आपको 6 मिनट क्या करना है, जो आपने पढ़ाया उससे बच्चों से आपको प्रश्न पूछने हैं। तो उसको क्या कहोगे, जो आप बच्चों से प्रश्न पूछोगे, कुछ बच्चे उसमें आंसर दे पाएंगे, कुछ नहीं दे पाएंगे, कुछ बताएंगे, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फीडबैक, जिसे आप क्या कहते हो हिंदी में, प्रतिपुष्टि, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आपने अपने सेगमेंट में जाना कि आपने जो पढ़ाया उस आपके पढ़ाने के तरीके में कुछ बच्चों को समझ में आया, और लगभग 60 बच्चों को समझ में आया, और 40 बच्चों को समझ में नहीं आया। फिर आपने क्या करा, जो आपने यहाँ पर प्लान बनाया था, जो आपने यहाँ पे प्लांट पढ़ाने का प्लान बनाया था, उसको आपने क्या करा, पुनः नियोजित करा, यानी कि रीप्लान्ड करा। आपने जो लेसन प्लान बनाया था उसमें आपने
उसमें आपने संशोधन किए, उसमें आपने कुछ और सेगमेंट बढ़ाए, उसमें आपने कुछ और बच्चों को कैसे अट्रैक्टिव पढ़ाएं, इस तरीके का आपने उसमें क्या करा, पुनः यानी कि रीप्लान करा। ठीक है, तो आपने क्या करा, पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान बनाया, फिर आपने दोबारा यहाँ पे क्या करा, रीप्लान करा, यानी कि दोबारा से आपने लेसन प्लान में अपने संशोधन करा। फिर जब आपने संशोधन कर लिया, उसके बाद में आपने क्या करा, पुनः टीचिंग की, यानी कि पुनः शिक्षण, यानी कि रीटीचिंग, रीप्लान, रीटीचिंग। फिर जब आपने दोबारा उस बच्चे को पढ़ा लिया, फिर उसके बाद में आपने क्या करा, दोबारा उन बच्चों से क्या लिया, फीडबैक लिया। तो ये क्या कहलाता है, रीफीडबैक। तो 6 सेगमेंट हो गए, ईच पर सेगमेंट में आपको 6 मिनट देने हैं। कितने देने हैं, 6 मिनट देने। 6, ये पूरा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको हर उसमें आना ही है। ऐसा नहीं है कि आपका ये एग्जाम में नहीं आएगा, वेरी शॉर्ट में आएगा, शॉर्ट में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा और हर जगह पूछा जाता है। यूपी टेट में प्रश्न इससे कैसे बनता है, यूपी टेट में प्रश्न बनता है कि सूक्ष्म शिक्षण में कितने सोपान होते हैं। पहला सेगमेंट आता है, कितने सोपान होते हैं, 6। सूक्ष्म शिक्षण जो चक्र होता है उसको कितने मिनट में पूरा किया जाता है। प्रश्न आता है आपका 36 मिनट में आपका आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इसमें से कोई 3 सेगमेंट दे दिए होते हैं और चौथा कुछ और दे दिया होता है, उसमें से पूछ देता है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का भाग नहीं है, तो आपको उसको एलिमिनेट करना होगा। या फिर कोई एक सेगमेंट इसमें से दे देते हैं और 3 जो होते हैं वो अलग होते हैं, फिर उसमें से प्रश्न आपसे पूछते हैं सूक्ष्म शिक्षण चक्र का भाग है। तो इस तरह से जो माइक्रो टीचिंग का जो ये डायग्राम आप सामने देख रहे हो, इसमें से कम आपको 2 से 3 प्रश्न तो आपके डीएलएड में बनेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसके लिए, यूपी टेट और सी टेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब इसका वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वही आपको किताबी भाषा में मिलेंगी, जो बुक लैंग्वेज होती है। और ये बुक लैंग्वेज शायद मुझे तो आज तक ढंग से कभी समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं लाइव एग्जाम्पल के साथ में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाने का रहता है कि मैं लाइव एग्जाम्पल आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, तो अब इसमें देखिए सारे सेगमेंट वही दिए, कौन कौन से दिए हैं। पहला क्या है, पाठ योजना। आपने क्या करा, लेसन प्लान बनाना है। क्या करना है आपने, लेसन प्लान बनाना है। सबसे पहले क्या करोगे आप, लेसन प्लान बनाने के लिए कक्षा का निर्धारण करोगे। आपको फर्स्ट में पढ़ाना है, सेकंड में पढ़ाना है, थर्ड में पढ़ाना है, फोर्थ में पढ़ाना है, किस सब्जेक्ट को पढ़ाना है, क्या करना है, कौन से विषय को पढ़ाना है, हिंदी पढ़ानी है, इंग्लिश पढ़ानी है, संस्कृत पढ़ानी है, कंप्यूटर तो होता नहीं है, मैथ पढ़ाना है, तो उस सब्जेक्ट का चयन करोगे। तो पाठ्य योजना में पहला सेगमेंट क्या हो गया, पहले तो आप क्या चूज करोगे, क्लास चूज करोगे। फिर क्या करोगे, क्या चूज करेंगे आप, सब्जेक्ट चूज करेंगे। उसके बाद में फिर आप क्या करोगे, कक्षा में छात्रों की संख्या निश्चित की जाती है कि आप जिस क्लास में बैठे हैं आप जिस क्लास में पढ़ाने जाएंगे उस क्लास में 20 बच्चा होगा, 30 बच्चा होगा, 40 बच्चा होगा, तो उनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, फिक्स होती है, संख्या उनकी निश्चित होती है। और फिर पाठ्य योजना आपको क्या करनी होती है, तैयार करनी होती है। ठीक है, तो ये आपका पाठ्य योजना होगी। फिर दूसरा क्या है सेगमेंट आपका, शिक्षण। फिर आपको टीचिंग करनी है। टीचिंग क्या करनी है, पाठ्य योजना के अनुसार कक्षा में शिक्षण कार्य किया जाना है। जो ऑब्जर्वर होता है या पर्यवेक्षक होता है वो, तथा साथी जो होते हैं कक्षाध्यापक छात्राध्यापक, पढ़ाने वाले छात्राध्यापक की आलोचना करते हैं। ठीक है, छात्राध्यापक जो होता है वो स्वयं अपनी क्या करता है, गलतियां देखता है और फिर ऑब्जर्वर जो होता है उसकी सलाह के अनुसार उसमें क्या करता है, सुधार करता है। ये क्रिया तब तक चलती है जब तक वांछित सुधर न जाए। तो ये जो भाषा है उससे आप बिल्कुल ही परेशान मत होइए। शिक्षण क्या है, आपने जो लेसन प्लान बनाया है उसको आपको क्लास में पढ़ाना है। जब आप, चूंकि आप ट्रेनी हैं, आप क्या हैं, एक प्रशिक्षु हैं, एक ट्रेनी है, तो जाहिर सी बात है ट्रेनी को जज करने के लिए कोई ट्रेनर होता है। ट्रेनी अगर कोई ले रहा होता है, ट्रेनिंग ले रहा होता है, तो उसको ट्रेनिंग देने के लिए एक ट्रेनर होता है। तो उसी ट्रेनर को क्या कह रहे हैं, ऑब्जर्वर कह रहे हैं। जैसे आप लोग कुछ पढ़ाते, आप लोग आते हैं और हम लोग आपकी फाइल चेक करते हैं। आप तो इस समय मेरे डीएलएड में जो आते हैं तो क्या कौन है, ट्रेनी है ना, और हम लोग कौन हो गए, एज ए
इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम करते हैं, आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं आपको कि आपकी गलतियां कहाँ पर हैं, किस तरह से आपको फाइल बनानी है। तो यही काम आपको क्या करना है, जब आप टीचिंग में जाएंगे तो आपके पीछे अगर कुछ बच्चे बीएड करे होंगे तो उन्होंने अगर कंटिन्यूस अपनी क्लासेस और टीचिंग की होगी तो उनको पता होगा क्या होता है। पीछे टीचर बैठते हैं और वो आपको जज करते हैं कि आपने चौक नहीं पकड़ी, आपके बोलने का स्टाइल कैसा है, आपके लिखने का स्टाइल कैसा है, आपको वॉइस कैसी है, आप समझा पा रहे हो या नहीं समझा रहे। तो वो क्या करते हैं, उसमें आपको फीडबैक आपको बताते हैं कि ये गलतियां आपकी हैं, इनको सुधार करिए। तो ये सारे जो पार्ट्स होते हैं वो किसके होते हैं, शिक्षण के होते हैं। ठीक है। तो ये फिर जो टीचर ने देता है, जो टीचर देता है वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, फीडबैक। ठीक है। तो ऑब्जर्वर या पर्यवेक्षक जो होता है छात्र अध्यापकों से विचार विमर्श करता है और उन गलतियों का विश्लेषण करता है, यानी कि वो आपकी गलतियों को एनालाइज करता है। क्या करता है, आपकी गलतियों को एनालाइज करता है। उसके बाद में आपको जब उसने बता दिया कि आपकी कमी कौन कौन सी है, तो आपको क्या करना है, आपको करना है दोबारा अपनी जो पाठ योजना है, प्लान है, लेसन प्लान है, उसको क्या करना है, दोबारा से बनाना है। क्या करना है, दोबारा से बनाना है, रीप्लान। ठीक है। छात्राध्यापक अपने व्यवहार को अच्छा बनाने हेतु ऑब्जर्वर के सुझावों के आधार पर अपनी जो पाठ योजना होती है उसका पुनः नियोजित करना। नियोजित का मतलब होता है प्लान करना, नियोजन का मतलब प्लान करना। ठीक है। तो आप अपनी पाठ योजना क्या करते हैं, दोबारा बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका फिर क्या है, पुनः शिक्षण। जब आपने अपना प्लान बना लिया तो आप दोबारा टीचिंग करेंगे, उसी सब्जेक्ट्स में जो आपने त्रुटियां करी थी उनको क्या करेंगे, सुधार करके दोबारा पढ़ाएंगे। और दोबारा फिर से जो ऑब्जर्वर बैठा होगा वो क्या करेगा, आपको पुनः फीडबैक देगा। तो इस तरह से ये जो था, ये तो था आपके माइक्रो टीचिंग का पार्ट। क्या था, आपके माइक्रो टीचिंग का पार्ट क्या क्या होता है। इसको कई सेगमेंट में इसलिए बांट दिया जाता है ताकि जो आप सीखने आए हो, आप ट्रेनिंग लेने आए हो, तो आपके हर सेगमेंट की जांच की जा सके। आपको आपकी जो क्वालिटी है, जो आपका स्किल है पढ़ाने का, या किस तरह से आप बच्चों को समझाओगे, उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें उसको आप ज़्यादा अच्छे से और बेहतर बना सके, और कंटिन्यूअस आप क्या कर सके, आप कंटिन्यू अपना अभ्यास के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है। तो ये तो था माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या होता है, आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। कुछ बच्चे मेरी इस क्लास को जो डीएलएड इस समय 3rd सेमेस्टर में हैं, जिन बच्चों की बैक लगी हुई है, उन बच्चों से अगर आप संपर्क हो तो आप पूछ सकते हैं। मोस्ट आप जो प्रश्न आते हैं वो किस तरह से प्रश्न आते हैं, मैंने उन प्रश्नों को भी आपको कराया हुआ है। और आपके लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए कि आप अगर कॉपी में अच्छा लिख कर आएंगे ना तो फिर आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। जैसे आपने अगर माइक्रो टीचिंग आ गया, आपने ये साइकिल नहीं बनाया, तो अगर वो 2 नंबर का है ना तो वो आधा नंबर भी दे देगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो कॉपी को अट्रैक्टिव बनाना है, और कॉपी तभी अट्रैक्टिव बनेगी जब आपको ज्ञान होगा, जब आपको नॉलेज होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रव्य और दृश्य सामग्री कैसी होनी चाहिए। श्रव्य और दृश्य क्या होता है, श्रव्य और दृश्य। देखिए 2024 में आया हुआ प्रश्न है, 2024 में आपका प्रश्न आया है, श्रव्य और दृश्य। श्रव्य क्या होता है, श्रव्य मतलब सुनना, या जिससे कहते हो ऑडियो। ठीक है। आप सॉन्ग सुनते हैं तो क्या कहते हैं, ऑडियो सॉन्ग्स, है ना। जब वीडियो भी देखते हैं तो क्या कहते हैं, ऑडियो वीडियो, है ना। विजुअल जिसे कहते हैं दृश्य। ठीक है। जो टीवी होती है, जो मोबाइल होता है, जो यूट्यूब होता है, वो दोनों आप अगर सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो तो वो क्या होता है, ऑडियो विजुअल होता है। यदि आप केवल सुन रहे हैं तो वो क्या होता है, सिर्फ ऑडियो होता है। और उसको हिंदी में क्या कहते हैं, श्रव्य। श्रव्य मतलब सुना, केवल सुन रहे हैं, और दृश्य मतलब हम देख भी रहे हैं। तो दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि जो मटेरियल है वो किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना है। किसको पढ़ाना है, 1st to 5th या 1st to 8th पढ़ाना है। तो उनके लिए हम क्या करना है, उनके लिए हमें ऑडियो विजुअल जो मटेरियल होता है उसको किस तरह का रखना है, जिससे कि बच्चा आसानी से सुविधाजनक तरीके से सीख सके। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए,
स्पष्टता, जब चीजें जो सामग्री है जो मटेरियल है वो आपका स्पष्ट और सटीक होगा, स्पष्ट आपका होगा। तो जैसे पिक्चर है, ग्राफिक है, ऑडियो या वीडियो है, ये क्या होने चाहिए, समझने योग्य होने चाहिए, जो बच्चे को समझ में आए, ताकि विद्यार्थी क्या करें, आसानी से उसको समझ सकें। जैसे आप क्लास में ही अगर साउंड बोलते हैं तो आपकी अगर वॉइस, जो आपकी आवाज है वो सही नहीं है, आपका उच्चारण सही नहीं है, तो बच्चा क्या करता है, वो समझता नहीं है। और जब समझता नहीं है बच्चा तो क्या करेगा, वो क्लास में निष्क्रिय तौर पर बैठा रहेगा, वो मतलब एक्टिव नहीं होगा, डिसएक्टिव मोड में बच्चा बैठा रहेगा और उसका ब्रेन क्या होगा, कहीं और चल रहा होगा। तो जिससे कि आपकी क्लास भी इफेक्टिव होगी, उस बच्चे को भी नुकसान हो रहा होगा। इसलिए क्या होना चाहिए, जो आपकी ऑडियो विजुअल मटेरियल होना चाहिए वो सरल और समझने योग्य होना चाहिए, जो कि हर विद्यार्थी आसानी से समझ सके। ठीक है। प्रासंगिकता, प्रासंगिकता क्या होती है, प्रासंगिकता क्या होती है, नहीं पता होगा आपको। प्रसंग, अब आप देखिए, जो शब्द है उस समझ में नहीं आ रहा है तो उसको क्या करें, ब्रेक करके पढ़ें। जब आप ब्रेक तोड़ करके उसको पढ़ते हैं तो शायद आपको समझ में आ जाए। बस यही काम करना है अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए। तो प्रासंगिकता, प्रसंग आपने सुना होगा, जैसे जो लोग थोड़े से स्पिरिचुअल होंगे वो सुनते होंगे कि क्या ये प्रसंग चल रहा है ना, तो ये रामायण का प्रसंग चल रहा है या महाभारत का प्रसंग चल रहा है या किसी और से रिलेट। प्रसंग का मतलब रिलेट करना, प्रसंग का मतलब किसी जो आपको पढ़ाना है, जो या जो आपको सुनना है या जिससे संबंधित वो चीज है, वो क्या कहलाता है, प्रसंग, यानी कि रिलेट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रासंगिकता का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर प्रासंगिकता का मतलब हो गया कि जो आपकी पाठ्य सामग्री होगी, जो आपका सिलेबस होगा, आप क्या करेंगे, जो आपका सिलेबस होगा उसी से संबंधित जो है विषय वस्तु हो और उसी के जो मेन पॉइंट हो उन्हीं से संबंधित आपकी सामग्री यूज करें। ठीक है। तो प्रसंग का मतलब हो गया रिलेट। रिलेट किससे करना है, जो आपको टॉपिक पढ़ाना है, जो आपका सिलेबस है, जो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट आपका ये पॉइंट आता है संवादात्मक, यानी कि संवाद क्या होता है, संवाद तो आपको पता होगा क्या होता है, सामग्री, विद्यार्थियों की भागीदारी और संवाद को प्रोत्साहित करना होना चाहिए, जिससे उनमें सीखने के अनुभव और समृद्ध बनाती है। तो संवाद क्या होता है, संवाद का मतलब होता है बातचीत करना, जिससे बच्चे क्या हों, बच्चे भी एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर सकें जो आप अपनी क्लास पढ़ा रहे हैं। तो इसमें कितने पॉइंट हो गए, दृश्य श्रव्य सामग्री के लिए पहला क्या होना चाहिए, स्पष्टता, प्रासंगिकता, संवादात्मक, फिर संक्षिप्तता। ये नहीं कि आप बिल्कुल पहुंच गए क्लास में तो इतना किसी कोई भी टॉपिक ले लिया उसको आप पढ़ाए चले जा रहे हैं, पूरे दिन बच्चा क्या हो रहा है, बोर हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, संक्षिप्त होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, उबाऊ नहीं होना चाहिए, बोरियत उसमें नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, जिससे आप उसको अट्रैक्शन के साथ में पढ़ाएं, आप उसको एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाएं, आप उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू पढ़ाएं, है ना। आप बच्चे को उसमें पार्टिसिपेट करवाएं, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं, जिस विषय को पढ़ा रहे हैं, उसमें बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट कराना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, विविधता। क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन जो होते हैं अलग अलग तरीके से, उसमें क्या करना है आपको, उसमें जैसे आप चार्ट के थ्रू पढ़ाएं, है ना। आप बच्चों को अभी आपने देखा होगा, करंट की न्यूज़ है, एक टीचर हैं जो कि प्राइमरी में टीचर हैं, उनको राष्ट्रपति सम्मान मिला है। तो उनका क्या था, उनका स्कूल में जो उनके घुसने के बाद में मैथ की टीचर थी, तो उन्होंने जो अपने स्कूल का जो कैंपस था उसमें क्या बना रखा था, उसमें ट्रायंगल शेप बना रखे थे, स्क्वायर बना रखे थे, सर्कल बना रखे थे, जिससे कि बच्चा उनको आकर के रोज देखता था, तो उसको ये चीजें याद करने की, समझने की, इन फ्यूचर कभी उसको बुक के थ्रू समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बच्चा रोज आता था, वो रोज देखता था कि ये सर्किल बना है, ये स्क्वायर बना है, ये ट्रायंगल बना है। तो इस तरह की जो अट्रैक्टिव चीजें होती हैं विभिन्न तरीके की, तो उनको क्या करना है आपको, अपने
जो पठन सामग्री है, जो आपका सिलेबस है, जो आप क्लास में जा रहे हो उसमें आपको शामिल करना है। ठीक है, तो बहुआयामी मतलब कि कई तरीके से, कई जिस तरह से आप बच्चा सीख सके। बच्चा क्या है आपके लिए? बच्चा क्या है? सर्वोपरि है। बच्चे को कहाँ रखना है? बीच में रखना है, सेंटर में रखना है। टीचर को कहाँ रखना है? टीचर सेंटर में नहीं होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं इस समय? जो बेसिक एजुकेशन चल रही है वो क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड है, ना कि टीचर सेंटर्ड है। तो बच्चे को सेंटर में रख के हमें पढ़ाना है, उसके प्रोस्पेक्टिव से सोचना है, ना कि खुद अपनी आसानी के लिए। नेक्स्ट आपका क्या है? सांस्कृतिक और भाषाई अनुकूलता। सांस्कृतिक यानी कि जो कल्चरल होता है और जो लैंग्वेज होती है उसमें बच्चा सहज फील करे, अनुकूल रहे। ये नहीं कि बच्चे को तो उसका जो मदर टंग है वो आ रहा है और आप वहां जाकर के इंग्लिश बोल रहे हो, है ना, या फिर आप इस तरह से भाषा यूज कर रहे हो कि नहीं मैं तो जानता ही नहीं हूँ। तो वो क्या करना है? वो नहीं करना है आपको। जो उसका कल्चर है, जो बच्चे का कल्चर है, जो वहाँ की मदर टंग है, जो लैंग्वेज है, उसी के अनुकूल धीरे 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 आपको क्या करना है? पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अदर एक्टिविटी के साथ में जोड़ते रहना है। तो सामग्री विद्यार्थियों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे कि बच्चा क्या करे? बेहतर और बेहतर सीख सके। ओके, नेक्स्ट, स्मृति को मजबूती देने वाली। स्मृति क्या होता है? स्मृति मीन्स होता है मेमोरी। जो जैसे आप क्या करोगे, आपने क्वेश्चन लिखा है, पहले क्या होता था, थोड़ा सा 20 25 30 साल पहले जाते तो अगर क्वेश्चन लिखा दिया जाता है, फिर आंसर आपको क्या करना है? याद करना है। क्वेश्चन दे दिया गया, आंसर दे दिया गया, आपको याद करना है। तो क्या होता था? मेमोरी जो होती थी वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती थी। आप उस जब तक आपका एग्जाम नहीं होता था तब तक आप उस शायद वो जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स आपको सिर्फ याद रहते थे। लेकिन अब क्या है? अब हमको ऐसा नहीं करना है। अब हमको अगर बच्चे को फोर्स पढ़ाना है या प्लांट पढ़ाना है या उसको हमको अर्थ पढ़ानी है, हमको पढ़ाना है कि हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, तो उसको इस तरह से आपको पढ़ाना है कि जो उसकी मेमोरी में हमेशा के लिए छप जाए या बन जाए, जो जिससे कि बच्चा लॉन्ग टर्म मतलब हमेशा के लिए उसको याद हो जाए। नहीं, हमारा जो इंडिया है वो कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में। हमारा इंडिया उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। देशांतर रेखा क्या होती है? अक्षांश रेखा क्या होती है ना? या जो भी सब्जेक्ट, जो भी विषय आप पढ़ा रहे हो, मैथ पढ़ा रहे हो, संस्कृत पढ़ा रहे हो, जिस भी विषय को पढ़ा रहे हो, तो स्मृति को मजबूती देने वाली जो सामग्री होती है, तो स्मृति को मजबूती देने वाली कौन सी होगी? जैसे आपने अभी 25 साल पहले या 50 साल जब जितना भी एज होगा आपका, जो भी आपने पहले अगर मूवीज देखी होंगी तो उनके क्या होते हैं? उनके हमको सीन याद होते हैं, उनके हमको सॉन्ग याद होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जिससे कि क्या प्रूफ होता है? या तो ऑडियो हो आपकी टीचिंग में, या वीडियो हो, या ऑडियो वीडियो दोनों हो। तो अगर आप उसको देख करके, सुन करके, समझ करके उस चीज को पढ़ते हैं तो आपको क्या होता है? लंबे समय तक याद रहता है। तो धीरे धीरे जो पढ़ाई का कल्चर है वो क्या कर रहा है? टर्न कर रहा है, किधर मूव कर रहा है? जो नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में। ठीक है, तो स्मृति को मजबूत बनाना है। नेक्स्ट आपका है टेक्नोलॉजी, यानी कि तकनीकी गुणवत्ता। जो ऑडियो विजुअल की गुणवत्ता होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। बच्चे को क्या होना चाहिए? चित्र स्पष्ट होने चाहिए। खराब गुणवत्ता वाली सामग्री क्या होती है? बच्चे को भटका देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? व्यवहारिक अनुप्रयोग। व्यवहार क्या होता है? बिहेवियर। अनुप्रयोग का मतलब होता है अप्लाई। आप अपने बिहेवियर को क्या करते हो? अप्लाई करते हो ना। कैसे? किसके ऊपर अप्लाई करते हो? ऐसी सामग्री कैसी होनी चाहिए आपको जो विद्यार्थी के दैनिक जीवन, यानी कि जो डेली या फिर भविष्य में शिक्षा में लागू कर सके, वो कैसी होनी चाहिए? व्यवहारिक। जो आपका बिहेवियर है वो ऐसा होना चाहिए, या आपके जो पढ़ाने का तरीका है उसमें इस तरह की चीजें होनी चाहिए जो बच्चा अपने दैनिक जीवन में क्या करता है? यूज करता है। ठीक है, तो उससे क्या करेगा? वो बेहतर तरीके से समझ पाएगा। जैसे आपको मापन पढ़ाना है, मेजरमेंट पढ़ाना है, तो क्या करोगे आप? बच्चे को सीधे बताओगे CGS पद्धति ये होती है, FPS पद्धति होती है ना, और फूड पाउंड क्या होता है, तो बच्चा क्या करेगा? कभी नहीं समझ पाएगा। अगर आप उसे बताओगे बेटा सब्जी लाते हो तो किलो में लाते हो, 1 किलो आलू लाते हो या 1 लीटर आलू लाते हो, बच्चा तुरंत बता देगा 1 किलो लाते हैं। आप दूध लेते हो 1 लीटर लाते हो
या फिर 1 पाउंड में लेते हो तो वो बता देगा, तो वो रिलेट कर पा रहा है ना। या फिर वो जो कपड़ा नापते हैं वो कैसे नापते हैं, तो इस तरह की एक्टिविटी करानी है, अप्लाई करना है। बिहेवियर अप्लाई मतलब आपको अपने व्यवहार में इस तरह से चीज़ों को अप्लाई कराना है जो बच्चे के डेली दैनिक जीवन से भविष्य में शिक्षा की ओर लागू हो सके। यानी कि जो बच्चा डेली चीज़ों को देख रहा है, सुन रहा है, सीख रहा है, उससे अगर आप समझाएंगे तो शायद उसे ज़्यादा अच्छा समझ में आए। तो मुझे लग रहा है लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, मैंने 2 प्रश्नों में इतना ज़्यादा समय ले लिया है। नेक्स्ट आपका थोड़ा जल्दी कराने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको लेक्चर ये समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, पॉजिटिव या निगेटिव दोनों तरीके से कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।